Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about enthalpy change. Enthalpy change. Enthalpy change of a reaction. Enthalpy change of a reaction. ठीक है ना? Reactant and product. Reactant and product. ठीक है ना? अब देखिए एंथैल्पी चेंज होता क्या है। सबसे पहले जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है ना? रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, यानी ए से चेंज इनटू द बी। तो इनके बीच में कोई एंथैल्पी चेंज होगी। एंथैल्पी चेंज होने से अब हम उसको कैसे हो रही होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट तो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी। यहां पे लिख लीजिए रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है ना? ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगी। तो द एंथैल्पी चेंज ए reaction is called reaction enthalpy. Reaction enthalpy. Reaction enthalpy. ठीक है ना? और इसको डिनोट करेंगे RH से। कैसे चेंज हो रही होती है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? तो ये बराबर एंथैल्पी चेंज बराबर कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? अगर इसको सिंबल से लिखें तो इस ढंग से लिखेंगे, इसको हम कहेंगे सिग्मा। ठीक ना? तो सिग्मा H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। ठीक है ना? तो इधर ये समझ लीजिए कि इक्वेशन सी बन गई। अगर इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा। सिग्मा। तो सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन। सम हो रहा है ना? समेशन, summation and AI and BI are the stoichiometric coefficient of the प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब देखते हैं कैसे। सिग्मा को सबको समझ में आ गया? सिग्मा क्या है?
ये साइन है उसका। और हमने लिखा है AI H प्रोडक्ट, ठीक है ना, इंथैल्पी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी। तो AI एंड BI आर द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो अगर केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, जैसे मान लीजिए CH4 प्लस मीथेन की जब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगी CO2 प्लस H2O, 2H2O। CH4 क्या है? मीथेन है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो डेल्टा IH बराबर हो जाएगा सिग्मा AIH, इंथैल्पी किसकी? प्रोडक्ट की। अब जो कि अभी हमने फॉर्मूला बताया है, सिग्मा BI इंथैल्पी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स की, ठीक है ना। कैसे हम आगे भी जब जो भी रिएक्शन पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कई सारी हैं, तो उसमें ऐसे ही लिखने को बोला जाएगा। यानी HMCO2 गैसियस फॉर्म में, 2 ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बताया है उसको लिख रहे हैं, MH2O, फिर माइनस CH4 प्लस 2HMO2 गैस। कैसे? देखिए AIH प्रोडक्ट, BIH रिएक्टेंट। H क्या है? इंथैल्पी है। तो इंथैल्पी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से लिखते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इधर कोई भी ये कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे HMCO2 गैस लिखा, प्लस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है ना, तो इस ढंग से लिखा। यहाँ पर CH4 है, 1 मॉलिक्यूल है केवल, तो CH4 में केवल HM लिखा, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। इस ढंग से हमने रिएक्शन को लिखा, ठीक है ना। तो डेल्टा IH इज इक्वल टू सिग्मा AIH प्रोडक्ट माइनस सिग्मा BIH रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा HMCO2 प्लस 2HMH2O माइनस स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जो रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और यहां पर CH4 है प्लस 2H2O, 2H है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2HM ऑक्सीजन प्लस, ठीक है ना। अब देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है पूरी। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन 1, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, फिर यहाँ ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन भी 4 है, 2 प्लस 2। तो ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है जिसमें आपने एक वर्ड यूज किया था स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यही होते हैं जो इक्वेशन में जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करना या 2 से मल्टीप्लाई करना, उसे ही बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए ये तो हो गई बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमने कैसे बैलेंस करके इक्वेशन को लिखा हुआ है। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड
enthalpy of reaction. तो the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change of a reaction when all the participating substance are in their standard states. सारे जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं वो सब स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं. तो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी of a reaction is the enthalpy change for a reaction when all the participating substances are in their standard state. समझिए इसको कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं. उनको चेंज करने के लिए जो इंथैल्पी है वो उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहलाती है. ठीक है ना. तो जैसे मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इन इट्स प्योर फॉर्म है 1 बार. जैसे आप इथेनॉल लें, ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल क्या होता है? एट 298 डिग्री केल्विन होता है उसका टेम्परेचर. इज ए प्योर लिक्विड इथेनॉल है. तो एट 1 बार. तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन है अगर, तो 500 केल्विन जो टेम्परेचर है इज प्योर आयरन एट 1 बार. वो क्या होगा, उसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी? 500 केल्विन है और 1 बार प्रेशर है. तो यूजली डाटा टेकन एट 298 केल्विन. आप इसको इस ढंग से समझिए कि जितने भी स्टैंडर्ड स्टेट्स लेने होंगे उसकी वैल्यू जो होगी स्टैंडर्ड होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसको सिंबल में डिनोट करें तो सिंबल डेल्टा एच की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इस ढंग से लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड स्टेट इंथैल्पी कहलाएगी. आई बात समझ में? तो स्टैंडर्ड कंडीशन आर डिनोटेड बाय एडिंग द सबस्क्रिप्ट माइनस, इस ढंग से लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगी. आप सिर्फ बेसिक समझिए अभी कि स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है. फिर इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. पहला आया इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड. क्या हो सकता है? आइस. आइस से क्या बना? वाटर, एंड वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं. लेकिन कब? एट स्टैंडर्ड स्टेट. जैसे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है. तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऑल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज, ऑल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज. ठीक है. जैसे आइस रिक्वायर्स हीट
आइस रिक्वायर्स बाय हीट फॉर मेल्टिंग। अगर हीट नहीं होगी तो आइस विल नॉट मेल्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दिस मेल्टिंग टेक्स प्लेस, normally this melting takes place at constant pressure, pressure भी constant है, constant pressure यानी atmospheric pressure, atmospheric pressure constant है, ठीक है ना। and हाँ, and during phase change, and during phase change temperature remain constant, temperature remain constant। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का लाइन एट 273 केल्विन, जो कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और रिमेन एंड ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी एनर्जी आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज, जैसे कि हमने आइस को अभी समझाया। तो H2O है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ H2O लिक्विड फॉर्म में हो गया, यानी ये हो गया, ये हमने सिंबल बताया था, यहां देखिए, इसी का देखिए, इजिकल टू हो जाएगी 6.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हेयर इज, ये है हीट एंथैल्पी, ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, किस पर, इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट। इफ वाटर फ्रीजेस देन प्रोसेस इज रिवर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग्स, ठीक है ना। अगर सॉलिड मेल्टिंग हो रहा है तो हमारा स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए क्या, कि एट कांस्टेंट प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर P यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, एंड ड्यूरिंग फेज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगी, 6.0 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, रिवर्स का मतलब इफ वाटर फ्रीजेस देन प्रोसेस इज रिवर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट ऑफ टू द सराउंडिंग्स। तो ये हुई बात स्टैंडर्ड हीट की। अगर हम दूसरी बात करें, the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid, 1 mole of a solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion, enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion, molar enthalpy of फ्यूजन। तब इससे डिनोट करेंगे कि द एंथैल्पी चेंज दैट एक्कम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस
instant 1 mole of solid substance in a standard state is called, उसका स्टैंडर्ड स्टेट जैसा आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, रिमेन कांस्टेंट, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, तब उस स्टेट को कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या फिर हम कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बताइए, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सो ऑल एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। सो ऑल, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या होती है, तो रिएक्शन में जो एंथैल्पीज है वो सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में लिखी जाएंगी। सो ऑल एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। जैसे वाटर रिक्वायर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट TB एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जैसे वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये गैस में यानी वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो इसकी वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ये नोन है, निकाली गई है, जिसे जो होगी 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। तो ये इस स्टेट में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी TB एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसे क्या है, वो क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट प्रेशर। तब हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है, जिसकी वैल्यू निकाली गई 40.79 किलो जूल पर मोल। अगर आपसे कहा जाए सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड डायरेक्ट चेंजेस इनटू द वेपर्स, यही होता है ना सब्लिमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल नैप्थलीन, ठीक है ना। तो अगर स्टैंडर्ड सब्लिमेशन के बारे में बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब हो गया 1 बार इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या हम कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे सब्लिमेशन इज डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर्स। सॉलिड इनटू वेपर्स में क्या कहलाता है, वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। लेकिन जैसे CO2 है, ये क्या है, ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस सब्लिमाइज एट, इनका टेम्परेचर अगर नोट किया गया तो 195 केल्विन निकला, ठीक है ना, विद और स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो थी सब्लिमेशन की वो थी 25.2, जो कि निकाली गई थी, -1, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली गई थी, ठीक है ना। तो नैप्थलीन सब्लिमाइज स्लोली, धीरे धीरे। आप देखते हैं, आप बाथरूम में या आपके घर में बॉक्स में नैप्थलीन की बॉल्स रहती हैं इंसेक्ट्स और उससे बचाने के लिए कपड़ों को, ठीक है ना। तो वो नैप्थलीन की बॉल जब अगर एयर में ले आते हैं तो धीरे धीरे सब्लिमाइज कर जाती है और किसमें, वेपर्स में चेंज हो जाती है। तब इसकी स्लोली, एंड फॉर दिस 73.0 किलो जूल मोल पर मोल। ये तो आइस की थी, ये किसकी थी, आइस की। ये किसकी है, ड्राई आइस कह सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं,
इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली तो इतनी थी, और ये है नैप्थलीन बॉल की। नैप्थलीन बॉल की जो एंथैल्पी निकाली वो ये है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature, जिसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कितना है 1 बार, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये तो वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो वाटर था लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, वाटर क्या था, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था। दोनों डेफिनेशन बता रहे हैं, वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी इसको H ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वेपोराइजेशन की बात हुई है। हमने सब्लिमेशन भी इसके पहले डिस्कस करा है। अगर सब्लिमेशन के टर्म में लिखेंगे तो सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, या फिर सॉलिड इनटू वेपर, नॉट लिक्विड। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन is the change in enthalpy when 1 mole of a substance solid substance sublimes at a constant pressure, constant temperature, पहले लिखिए constant temperature and under standard pressure। कितना हो जाएगा 1 बार, ठीक है ना। तो ये थी, हमने वेपोराइजेशन की बात करी, जो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू इज एंडोथर्मिक, सो ऑल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। जैसे वाटर रिक्वायर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तब इसका क्या निकाला था 40.79, ये वाटर का निकाला था हमने, ठीक है ना। उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1, तो ये क्या कहलाएगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये फ्यूजन कहलाएगी, हीट ऑफ जो वाटर मेल्टिंग, ये आपका जो हम बता रहे हैं कि द एंथैल्पी चेंज दैट एक्कम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वो क्या कहलाएगा, फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो जैसे वाटर था सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, तब उसकी एंथैल्पी कितनी हो गई थी 6.00
के जे पर मोल कराया होगा यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो ये क्या था, H2O, ये हमने बताया ड्यूरिंग रिमेन कांस्टेंट एट 273 के। तो H2O से इस तरीके से हुआ। फिर आपको बताया कि द एंथैल्पी चेंजेस दैट एंड कंपनीज मेल्टिंग ऑफ 1 mole of solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion और molar enthalpy of fusion, ठीक है ना। तो melting of solid is एंडोथर्मिक है, सो ऑल एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर्स हीट फॉर वेपोराइजेशन, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज बॉइलिंग एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर तब क्या होगा, H2O लिक्विड से H2 गैस में चेंज हो जाएगा और इसकी एंथैल्पी 40.79 हो जाएगी। फिर है अमाउंट ऑफ हीट required to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature and under standard pressure। under standard pressure क्या लिया जाएगा, 1 बार लिया जाएगा, constant temperature रहेगा। तो उस समय क्या होगा, heat required to vaporize 1 mole of liquid, 1 mole of liquid। तो वो तब वो स्टेज क्या कहलाएगी, वेपोराइजेशन कहलाएगी। अगर सब्लिमेशन में देखा जाए तो सब्लिमेशन में क्या होगा कि जो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द वेपर स्टेट कब होगा, वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। तो आप सारी स्टेट में देख रहे हैं कि सब में कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है और अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर लिया गया है, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन में जो हीट थी, ये सब्लिमेशन की है, ये है 25.2 किलो जूल पर मोल। इसमें क्या होता है, ये नैप्थलीन जो थी वो सब्लिमाइज स्लोली and for this इस टाइम पर इसकी जो एंथैल्पी हो जाएगी वो होगी 73.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया, एट कांस्टेंट जब 1 मोल लिक्विड को चेंज कर रहे होते हैं, लिक्विड किस में चेंज हो रहा होता है, स्टीम में, या हम 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को चेंज कर रहे होते हैं किसमें, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू द लिक्विड, ठीक है ना। तो उस समय उसकी जो एंथैल्पी होगी वो स्टैंडर्ड स्टेट पर होगी, यानी उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। स्टैंडर्ड प्रेशर कांस्टेंट, अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा, 1 बार। अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं, अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तब 1 स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा और उसकी एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमने कुछ बातें आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैसे चेंज होती है जब रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसमें लिख लीजिए पहले कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द
formation of 1 mole of a compound, 1 mole of a compound from its element in their most stable states of aggregation, also known as reference state, is called standard molar enthalpy. So the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound. 1 mole of a compound. 1 mole of a compound from its element in their most stable states of aggregation is called standard molar enthalpy. ठीक है ना? And its symbol is डेल्टा एफ एच. यहाँ पर ये स्टैंडर्ड का मार्क करेंगे. तो F indicates that 1 mole of compound is formed. ठीक है ना? Has been formed in the standard state. 1 mole of compound is formed, has formed in standard state. फिर जैसे इसमें 1 बार प्रेशर होगा. पहले भी हमने बताया स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या लेते हैं, 1 बार प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 बार प्रेशर एंड 1 बार प्रेशर लेते हैं तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर. तो डेल्टा एफ एच बराबर हो जाएगा -285 किलो जूल पर मोल. ठीक है ना? फिर ये इसकी वैल्यू है. अगर हम बात करें कार्बन, ये ग्रेफाइट है और सॉलिड है, प्लस हाइड्रोजन, ये क्या मिलके बना रहे हैं, मीथेन. ठीक है ना? तो इनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है -74.81 किलो जूल पर मोल. ये होगी, निकाली गई है, पहले से नोन वैल्यू है. ठीक है ना? तो it is important to understand that a standard molar enthalpy of formation is a just special case of जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं. जैसे 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, वेयर 1 मोल of compound
is formed from its constituent element. 1 mole of compound is formed from its constituent element. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ईच, एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं आप, वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड. वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड. तो वाटर, अभी आपको बता रहे हैं, वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल. अभी हमने आपको ऊपर एक रिएक्शन दिखाया है, इथेनॉल इज फॉर्म्ड. तो द एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो कैसे, जैसे आप देखिए यहां पर था H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O. तो यहां पर इसकी एंथैल्पी कितनी थी, -285 किलो जूल पर मोल. ठीक है ना. अगर दूसरी की बात करें तो कार्बन प्लस 2H2 ये हो जाएगा CH4. ठीक है ना. तो इसकी एंथैल्पी की बात करें, ये है -74.8 किलो जूल पर मोल. ठीक है ना. अगर हम इथेनॉल की बात करें तो 2C प्लस 3H2 हाफ O2 ये बनाएगा C2H5OH. और इसकी एंथैल्पी की बात करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें तो 277.7 किलो जूल पर मोल है. ठीक है ना. तो ये आपने देखा कहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, कहीं पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. तो एंथैल्पी चेंज फॉर इन कॉन्ट्रास्ट, एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हीट इवॉल्व हो रही है. और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो यहां पर भी जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था और प्रेशर कितना लिया गया, 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 बार. और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मेशन हो रहा है. तो वही जो डेफिनेशन आपको दी थी, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन इस ढंग से, मतलब आपको समझ में आ गया कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और सिंबल आपको बताया गया है. ठीक है ना. तो ये तो बात हो गई आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की. फिर अब आप देखिए, चलिए स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया, जितना हमने आपको पढ़ाया है वो आप देखिए ध्यान से. तो आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और सबकी वैल्यूज भी निकालनी हमने आपको बताई, मतलब एंथैल्पी की जो वैल्यू थी वो भी आपको दिखाई गई है. अब आप देखिए, एक चीज और बता देते हैं हम आपको. एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन
2HBr, इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है -72.8 किलो जूल पर मोल। तो 2 मोल्स हेयर क्या है, 2 मोल्स इंस्टेड ऑफ 1 मोल of the product, 1 mole of the product is formed from an element. So that is, ये ढंग से लिखा जाएगा। तो therefore इसमें आप क्या करेंगे, by dividing all coefficient in the balanced equation by, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ½ H2 प्लस ½ Br2 इज इक्वल टू HBr। तो तब हो जाएगी इसका 36.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। इस ढंग से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस 2HBr है, तो 2 मोल्स इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए जैसे फॉर द रिएक्शन एंथैल्पी चेंज इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी थी ये नहीं है, तो इसके लिए क्या करा इन्होंने, 2 मोल इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम एन एलिमेंट। तो इसको फिर हमने इस ढंग से सॉल्व किया और इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली 36.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। इसको हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हमें आई होप कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।